बच्चों, तो आज हम लोग अपने अगले वीडियो पर बात करने आए हैं, जिसका जो कि हम लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर 3 है और उस चैप्टर का नाम है परिवहन। इसमें मैंने टोटल 41 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू के किए हैं और मुझे उम्मीद है इसी क्वेश्चन में से ही इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर का पूछा नहीं जाएगा। तो हम जो ये क्वेश्चन लाए हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है वो लेसन 3 का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा, जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से, यानी पत्ते की रंध्र से वाष्प जो है पानी के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर सही। तो ये क्लियर हो गया कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होता है? पत्ती से होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है। प्रकुंचन दाब मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर ये कितना होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो प्रेशर देखते हैं वो प्रेशर होता है 120/80। जो सामान्य लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उसका प्रेशर होता है 120/80, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो ऊपर दिखाता है ये होता है प्रकुंचन दाब, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नीचा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुशीतलन दाब, जिसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया कि जो प्रकुंचन दाब है वह होता है 120 mmHg। तो मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mm। लेकिन अगर पूछा जाए अनुशीतलन दाब क्या होता है तो वह बताएंगे हम लोग 80 mm। तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, बोला गया मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ को हम लोग चैम्बर भी कर सकते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ये क्वेश्चन अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट है। देख लीजिए कितना टाइम पूछा गया, 11 में, 19 में, 21 में, 22 में और 23 में। तो देखिए, मानव हृदय में जो मानव का हृदय होता है वह लगभग कुछ इस तरह का होता है, जिसमें 2 कोष्ठ होते हैं, 2 ऊपर में होते हैं और 2 नीचा में। तो ये जो 2 कोष्ठ होते हैं इनका नाम है अलिंद और निलय। बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। तो इस तरह करके कितने चेंबर हो गए? 1 2 3 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब अगला है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मतलब जिसमें परिसंचरण के लिए धमनी और शिरा ना हो, वह किसमें होता है? यानी कोई नस वगैरह ना हो जिसके द्वारा परिसंचरण हो, तो वह किसमें पाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया 15 में, 19 में, 21 में। तो याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, कॉकरोच के अलावा यहाँ ऑप्शन और भी दे सकता है, जैसे मकड़ी दे सकता है, मकड़ी में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केकड़ा दे सकता है, केकड़ा में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसका ड्रैगन फ्लू दे सकता है, ये भी एक कीट है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। समुद्री स्कैल्प दे सकता है। तो ढेर सारे जीव है, लेकिन जो आपकी किताब के अनुसार अभी जो आंसर होगा वो होगा कॉकरोच। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनने में इसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। तो जी नहीं, आरबीसी मदद नहीं करता है। आरबीसी का काम है O2 और CO2 का परिवहन करना। WBC जी नहीं, श्वेत रक्त कणिका का भी काम नहीं है, ये रोगाणुओं से लड़ती है। ये रक्त बिंबाणु है, रक्त बिंबाणु। ये रक्त बिंबाणु जो है
ये हमारा परिवहन में मदद करता है। तो आंसर क्या होगा? रक्त बिंबाणु। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर हम लिखेंगे सी नंबर, यानी थक्का, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसको थ्रोम्बोसाइटस भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो एक कोशिकीय शैवाल है उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन है वो हमारा विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इस चीज को याद रखिएगा कि विसरण के द्वारा एक कोशिकीय शैवाल में आपका परिवहन होता है। किसमें होता है? तो विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा, इसका आंसर होगा विसरण। अगला क्वेश्चन जो है वो कहा गया कि पौधे में जाइलम उत्तरदायी है। ये 18 में पूछा और 24 में पूछा है। अभी इस चीज पर हम लोगों ने जिक्र किया है कि पौधे में जो संवहन मंडल होते हैं दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम है तैयार भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है जमीन से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। याद रखिएगा, वो जो हम लोग पढ़े भी थोड़ी देर पहले कि तैयार भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है? तो फ्लोएम। और जमीन से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। इस दोनों क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? यानी पत्तियों में गैस कौन से गैस होते हैं? CO2 और O2 होते हैं। इस CO2 का आवागमन, लेन देन, पत्ती के से बाहर निकलना या फिर पौधे के अंदर जाना किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। यानी जो पौधे में गैस होते हैं, जो CO2 और O2 है, उनका लेन देन, आदान प्रदान, बाहर निकलना, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है रंध्रों के द्वारा। तो इसका आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, रक्त, हृदय में जो रक्त है वह संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, देखिए हृदय में रक्त को तो संपूर्ण शरीर में पंप करते हैं हम लोग, जो इसका निलय होता है, निलय के द्वारा। निलय के द्वारा जो रक्त है वह संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी भेजा जाता है। रक्त पहले निलय में घुसती है, निलय के बाद पंप करके उसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक भेजा जाता है। तो हृदय में रक्त संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? निलय के द्वारा। अलिंद में रक्त आता है, निलय से रक्त जाता है और अलिंद में रक्त आता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा। आगे है रक्त दाब। ये बहुत छूट गया था, दाब को लिखिए। रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? किसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं? तो आप लोग देखे होंगे ब्लड प्रेशर मापने के लिए डॉक्टर एक विशेष मशीन का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हाथ में एक पट्टी टाइप का लगा दिया जाता है और एक मशीन, घड़ी के टाइप का मशीन होता है, इसको हाथ में रखते हैं। या फिर अभी तो चला हुआ है कि एक लंबा सा इस तरह का मशीन होता है जिसके अंदर से एक पाइप निकलती है और हाथ में बेल्ट टाइप का लगा करके एक पंप वाला मशीन रहता है। उस पंप वाले मशीन को दबाते हैं तो इससे पारा ऊपर चढ़ता है और हम लोग प्रेशर बता पाते हैं। उसका नाम क्या है? तो उस मशीन का नाम है स्फैग्नो मैनोमीटर। स्फैग्नो मैनोमीटर नाम है, स्फैग्नो मैनोमीटर। थोड़ा मिस हो गया, तो एडिटिंग से गलत, एडिटिंग का वर्ड अलग है ना, हिंदी टाइपिंग में तो दिक्कत होता है। तो स्फैग्नो मैनोमीटर होगा इसका नाम, याद रखिएगा। स्फैग्नो मैनोमीटर के द्वारा जो है हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है कि जब कोई व्यक्ति का रक्त निकल रहा होता है, रक्त का कौन सा अवयव जो है वह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यानी रक्त स्राव जब होती है, जब किसी रक्त ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो उस बहने जो ब्लड बढ़ता है तो उसको बंद करने के लिए रक्त का जमना जरूरी है। अगर वो रक्त नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। उस ब्लीडिंग को बंद करने के लिए रक्त का जमना जरूरी है। तो रक्त में बिंबाणु होता है, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेटस होता है, जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है और घायल व्यक्ति का रक्त बहना बंद हो जाता है।
अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का बहना बंद नहीं होगा। इसका आंसर होता है सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखें कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि हमारे शरीर का पीएच प्रास यानी पीएच मान का जो लेवल है वो कितना किसके बीच कार्य करता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर का जो पीएच प्रास है वो 7 से 7.8 के बीच काम करता है, इसलिए आंसर होगा हम लोगों का डी। अब अगले क्वेश्चन को देख रहे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, स्टोमेटा जिसको हिंदी में हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र जो पत्ती का पिछला भाग होता है, उस पिछले भाग में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पीछे वाला भाग होता है ना पत्ती का, ये पत्ती हो गया, जो पत्ती का अंदर वाला भाग होता है उसमें कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं या फिर स्टोमाटा कहते हैं। और इसी स्टोमाटा से गैस बाहर निकलती है, जलवाष्प बाहर निकलता है। तो ये स्टोमाटा खुलती और बंद होती है। इसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है? तो द्वार कोशिका करती है, जिसको हम लोग गार्ड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो द्वार कोशिका स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करती है। ये क्वेश्चन 20 में भी पूछा गया, 22 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर, वो 2020 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े और अभी भी इस क्वेश्चन में बताए हैं कि जो पत्ती होती है उस पत्ती में जो रंध्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग इसको रंध्र भी लिख सकते हैं ऑप्शन में, या कभी कभी रंध्र के जगह में दे सकता है स्टोमाटा। तो याद रखिएगा स्टोमाटा भी इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि आपका एग्जाम नजदीक है और टाइम प्रिपेयर करना सीखिए। टाइम को गौर करिए। समय जो है, जो व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं वही व्यक्ति राइज करते हैं, और समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। आप लोग गौर किए होंगे कि बहुत बच्चे मैथ में अच्छे हैं, साइंस या फिर संस्कृत में अच्छे नहीं है। तो उनसे अगर पूछा जाए तो उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मैथ में ज्यादा समय दिया और साइंस में समय कम, संस्कृत में समय कम दिया, जिसके कारण उनका सब्जेक्ट खराब है। तो याद रखिए, कुछ भी चीज जो अच्छा होता है उसके अच्छे होने के लिए समय बहुत बड़ा मायने देता है। आप किसी भी चीज में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करिएगा वह चीज उतना ही ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए अभी एग्जाम नजदीक है, जितना टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए। 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। हम लोग आपसे मेहनत करवाएंगे, जहां तक हो सकता है मेहनत करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक या सब्सक्राइब करने से हमें तो कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन होता है। हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं, कोशिश करते हैं कि और से अच्छा वीडियो बनाए, और आपको भी कोई पैसा इसके लिए देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि निम्न में सबसे तीव्र जो है वह धड़कन किसकी होती है? सबसे तेज किसका धड़कन होता है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो कह रहा है सबसे तेज धड़कन किसका है, ये एक बार हम अपने पहले वीडियो में एक बार बता चुके हैं। तो यहाँ के ब्लू व्हेल जुट गया है, उसके पहले ये तीन होता है, इनमें से कोई नहीं था उस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, सबसे तेज हार्ट बीट जो है वो चूहे की होती है, 500 से 600 प्रति मिनट के बीच होती है, और इसको कभी कभी बढ़ा करके 900 बार भी किया जा सकता है 1 मिनट में, इतना ज्यादा होता है। और ब्लू व्हेल का जो इसका होता है लगभग 25 से 30 के बीच, आदमी का होता है 72 से 80 के बीच। अगर आदमी स्वस्थ है तो ब्लू व्हेल का 2 मिनट में लगभग 36 से 37 बार होता है, यानी पर मिनट 18 से 20 बार ब्लू व्हेल का हार्ट बीट होता है। तो इस प्रकार जाने तो दुनिया में सबसे तेज धड़कने वाला कोई जीव है जिसका धड़कन, तो वह है चूहा का, 500 से 600 के बीच होता है पर मिनट। 19 नंबर क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है या किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा, फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। आगे चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, चालनी नालिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है, और फ्लोएम में भी तना वाले भाग में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। तो आंसर होगा हम लोगों का इसका, सॉरी आंसर होगा सी नंबर।
आंसर क्या होगा? सी। ये जो अगला क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिन का होता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का जीवन अवधि ना औसत के रूप में माना तो गया ऐसे 115 दिन माना गया है, लेकिन हमारे किताब में 120 दिन, अगर वो 115 दिन भी रहता तो भी सही है। तो ऑप्शन होगा ए नंबर कि आरबीसी जो है वो 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। ब्लड का रेड ब्लड सेल जो है वह 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। 120 दिन तक हमारा ब्लड सुरक्षित रह सकता है अगर उसको रखा जाए तो। देखिए ये क्वेश्चन है, किसने पूछा है? संवहन ऊतक क्या? देखिए अभी हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि पौधे में संवहन ऊतक पाया जाता है, वह जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं जिसको हम संवहन ऊतक कहते हैं। यानी हमारा संवहन ऊतक जाइलम से भी बना हुआ है और फ्लोएम से भी। ये जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक के भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा सही होगा, बी और सी। ऑप्शन आंसर से क्या होगा हमारा सही? डी। यानी बी भी सही है और सी भी सही है, जाइलम और फ्लोएम दोनों सही है। आगे रक्त क्या है जो 2021 में पूछा गया है सेकंड सिटिंग में, ये 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। या देखिए सेकंड सिटिंग की 2 लाइन लगा दी हम लोगों ने। तो देखिए रक्त जो है वो एक ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर। रक्त क्या है? तो रक्त ऊतक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया कि मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? ये 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। यहाँ हम गलत लिखा गया, जेलम नहीं होगा, जाइलम होगा। तो भैया मानव हृदय में तो जाइलम का कोई रोल नहीं है, फ्लोएम का कोई रोल नहीं है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का हिस्सा, तो इसका भी जवाब ये नहीं होगा। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम। एक झिल्ली होती है पेरिकार्डियम झिल्ली, वो उससे मानव हृदय घिरा हुआ है, जो मानव के हृदय की क्या करता है? रक्षा करता है। कि जो सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो श्वेत रक्त कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका जीवन काल क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन के आसपास होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन के बीच का होता है। यानी जो ब्लड है उस ब्लड में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन के बीच होता है। और याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं। ल्यूकोसाइटस डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली जो रोगाणु होते हैं उस रोगाणु का भक्षण करके वो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। तो याद रखिएगा जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है या फिर ल्यूकोसाइटस होता है, ये सभी चीज जो भी बोला जाए वह उसका जीवन काल 12 से 20 दिनों के बीच का होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसमें इसका नाम डब्ल्यूबीसी इसलिए पड़ा क्योंकि डब्ल्यूबीसी है व्हाइट है, यानी इसमें आपका हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है। और डब्ल्यूबीसी शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी आप पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का काम करता है। डब्ल्यूबीसी जो है विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से हमको बचाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी का आकार जो है वह 12 से 17 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 12 से 17 माइक्रोमीटर के बीच डब्ल्यूबीसी का आकार होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह ब्लड का रंग लाल होता है। अगर किसी का ब्लड का रंग लाल हो तो समझिए उसमें हीमोग्लोबिन है। पक्षी के ब्लड का रंग लाल होता है, मनुष्य के भी ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन मक्खी के ब्लड का रंग लाल नहीं होता। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, क्योंकि जो मक्खी होते हैं उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, उसके ब्लड का रंग लाल नहीं होता। तो ऑप्शन होगा हमारा बी, आंसर होगा मक्खी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? 2021 में पूछा गया है। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से होगा रक्तहीनता, क्योंकि रक्त ही हीमोग्लोबिन है। रक्तहीनता होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में कहेंगे रक्तहीनता। तो ऑप्शन होगा हम लोगों का सी नंबर। कौन सी बीमारी होती है हीमोग्लोबिन की कमी से? एनीमिया। अगला क्वेश्चन तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? 21 में पूछा और 22 में पूछा है। यानी हमारे शरीर में
ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बांधने की क्षमता होती है। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देगा तो भी आंसर आरबीसी होगा, क्योंकि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार वह जो है वो CO2 और O2 को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों का वाहक कौन है? आरबीसी है। ये WBC का काम होता है एंटीबॉडी के रूप में, अभी जस्ट बताया। इस चीज को ध्यान में रखना आप लोगों को। क्वेश्चन दिया गया, क्या कहा है? रुधिर दाब नियंत्रित होता है। ये 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। तो याद रखिए, रुधिर का जो दाब है, रुधिर का जो प्रेशर है, वो नियंत्रित किसके द्वारा होता है? थाइमस द्वारा। गलत, थायराइड द्वारा भी नहीं होता है। ग्लीसर में तो आप लोग को मालूम है शुक्राणु बनता है। तो याद रखिएगा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रुधिर दाब नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन होगा हम लोगों का C नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? जो हमारी गाढ़ कोशिका होती है, उस गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व या इनमें से सभी? याद रखिएगा, गाढ़ कोशिका की भीतरी भित्ति जो है, यानी भीतर वाला जो भाग है वो मोटा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का A नंबर। क्या होगा? A नंबर। तो याद रखिएगा बच्चों, आंसर होगा A नंबर। अब एग्जाम आप लोगों का काफी नजदीक है, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं पढ़ाई पे ही करिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगा तो फिर आगे आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैट्रिक के बाद ही आप चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो मैट्रिक के बाद क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं, इसका वीडियो बना के आप लोगों को भेज देंगे कि आप अपना चॉइस कर सके कि आपको किस रास्ते पर जाना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, IAS बनना है, क्या बनना है, ये सारी चीज हम आप लोगों को मैट्रिक के बाद एक वीडियो में बता देंगे। क्वेश्चन है ये 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा सा गौर कर रहे हैं। जो 31 नंबर क्वेश्चन है, उस 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रक्त है, रक्त का कौन सा अवयव, ब्लड का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? देखिए वही क्वेश्चन है, घुमा कर पूछा गया है फिर से। रक्तस्राव को कौन सा अवयव रोकने में मदद करेगा? तो भैया प्लेटलेट्स, क्योंकि इसी के कारण ब्लड जमेगा और रक्तस्राव रुकेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर B सही होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में जो कह रहा है वह ध्यान दीजिए कि समान अनुशीतलन रक्तदाब कितने का होता है। अभी हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं शुरू में वीडियो का कि जो दाब होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकुंचन, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रकुंचन, और एक होता है डायस्टोलिक, जिसको हम लोग अनुशीतलन कहते हैं, डायस्टोलिक। तो याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर में 120/80 लिखा जाता है, सामान्य ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो अनुपात होता है, यानी प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ऊपर में प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर और नीचा में अनुकुंचन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो हमारा होता है 80 mm का। तो अनुशीतलन दाब कितने का होता है? 80 mm। यहाँ Hg भी लिख सकता है, Hg मतलब पारा, Hg दाब को सूचित करता है। तो आंसर नंबर हमारा होगा इसका C नंबर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया 23 के एंड फर्स्ट सेटिंग में कि रक्त का रंग जो है लाल किसके कारण होता है। तो देखिए, रक्त का लालपन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसमें हिम नामक रंजक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ हीमोग्लोबिन के जगह सिर्फ ग्लोबिन दे देगा, ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है और हिम उसमें रंजक मिला रहता है। तो याद रखिएगा, तो रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में लिख सकते हैं ऑप्शन में, या ग्लोबिन देगा तो ग्लोबिन में लिखा जा सकता है। अगर हीमोग्लोबिन दिया तो हीमोग्लोबिन ही लिखना है,
ग्लोबिन भी दे सकता है, क्योंकि प्रोटीन का नाम एक्चुअल में क्या है, वो है ग्लोबिन। आगे ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होगा, ये 2023 में पूछा गया है एनुअल एग्जाम के। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो तो क्या मुक्त होगा। ऑप्शन ए में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ जल, या सभी। तो देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ना कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है, और जल भी मुक्त होता है। तो सभी होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसका होगा बी सही और इसका होगा डी सही। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो लास्टिंग होने वाले हैं बच्चों, और सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आशा करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने वाला स्थिति हो जाए। जो बच्चे पढ़ेंगे वह नंबर लाएंगे, ये क्लियर है। आप मेहनत करिएगा, मेहनत का फल मीठा होगा, ये सब जानते हैं। मेहनत नहीं करिएगा और चाहिएगा कि रिजल्ट मिल जाए, तो ये भैया लगभग असंभव है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए ताकि रिजल्ट अच्छा है। अब जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, डायलिसिस एक मशीन है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड खराब हो जाता है तो उस ब्लड खराब होने का मतलब तो किडनी खराब हो गया। किडनी खराब होता है तो किडनी के खराब होने से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, एमिनो अम्ल जैसे कई अशुद्ध पदार्थ मिलने लगते हैं, जिससे जो है रोगी को काफी परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई तरह की परेशानियां होती है। तो इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोडायलिसिस, जिसके द्वारा रक्त को हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। क्लियर हो गया कि डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2023 में पूछा ये क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के परिवहन में कौन जिम्मेदार है। तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले बोले ना कि आरबीसी जो है वह O2 और CO2 के परिवहन में जिम्मेदार है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, सॉरी आरबीसी। तो रक्त के ऑक्सीजन के परिवहन हो या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो, उसमें कौन जिम्मेवार है, उसमें जिम्मेवार है, उसको करने में जिम्मेवार है आरबीसी। 2023 में पूछा ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग गौर करिए। कई बार ये क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में बना लिए हैं, और आप लोगों को ये क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि रक्त का थक्का जमने में कौन उत्तरदायी। तो रक्त का थक्का जमने में रक्त बिंबाणु उत्तरदायी है, जिसको हम लोग प्लेटलेटस भी लिख सकते हैं, प्लेटलेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का जमने में मदद होता है, मदद करता है। और अगर ये नहीं रहेगा, रक्त बिंबाणु नहीं रहेंगे, प्लेटलेशन नहीं रहेंगे, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड अगर शरीर एक बार कट गया तो उसका रक्त का बहना नहीं बंद होगा, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2024 में पूछा इस पिछले साल एग्जाम में कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा बाहर निकलना, वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो भैया पौधे से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, सब जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यानी रंध्र से जल का, जमीन के से जो जल को जल ग्रहण करते हैं, वो पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, और इस बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो आंसर होगा हम लोगों का बी नंबर। ये क्वेश्चन देखिए 2024 में ही पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो हम अभी थोड़े पहले बताते ना, खुला परिवहन तंत्र जो है कीटों में पाया जाता है। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कॉकरोच। तो आंसर हम लोगों ने कॉकरोच लिखा था, यहाँ पर ऑप्शन होगा तितली।
खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली। याद रखिएगा, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो परिसंचरण तंत्र खुला होगा, और खुला होने पे कौन सा मतलब उसके ब्लड का रंग लाल नहीं होगा। ब्लड का रंग लाल होता है तो उसमें कभी भी खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। तितली वगैरह को आप लोग देखे होंगे, इसका ब्लड जो है वो लाल नहीं होता है, तो तितली में खुला परिसंचरण तंत्र होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हम लोगों का बी नंबर। जवाब क्या होगा? बी नंबर। आगे रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या? अभी तुरंत फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या है तो देख लीजिए ध्यान से। हीमोग्लोबिन है, तो ऑप्शन होगा हम लोगों का सी नंबर। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसको प्रकुंचन दाब कहते हैं, वह कितना होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो प्रकुंचन दाब होता है हम लोगों का 120 mmHg। इसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। देखिए, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे, उस क्वेश्चन में सिस्टोलिक प्रेशर की जगह प्रकुंचन दाब दिया था, यहाँ प्रकुंचन दाब कर दिया था। वो क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के एनुअल में, यानी 2011 में वो क्वेश्चन पूछा था। यही क्वेश्चन था, बस सिस्टोलिक प्रेशर की जगह में प्रकुंचन दाब लिख दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखना आप लोगों को जरूरी है। जैसे अनुशीतलन की जगह में डायस्टोलिक प्रेशर भी दे सकता है। जैसे प्रकुंचन की जगह में सिस्टोलिक प्रेशर दे दिया, तो अनुकुंचन की जगह में आप लोगों को अनुशीतलन, अनुकुंचन बोल दिया सॉरी, अनुशीतलन के जगह में आप लोगों को डायस्टोलिक प्रेशर भी दे सकता है। याद रखिएगा, 120/80 जो है वह स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब है, जिसमें 120 ऊपर वाला जो है वह सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर को ही हम लोग प्रकुंचन दाब और डायस्टोलिक प्रेशर को अनुशीतलन दाब करते हैं। तो ये हम लोगों का लेसन 3 का जितना ऑब्जेक्टिव था, मैंने सभी ऑब्जेक्टिव कर दिए। सॉल्व होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा, अगर इस वीडियो को देखिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, तो हम मेरे अंदाज से लेसन 3 में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है। तो वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों, जय भारत।